Assalamu alaikum students. Today we will be continuing reading chapter number 6 and then we will do some questions from your exercise. So open up page number 46. पेज नंबर 46 पे आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा सा रिव्यू ले चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पे बेसिकली सेल के बारे में, एक्टिव सेल के बारे में और सेल एड्रेस के बारे में बताया हुआ है जिसको हम सेल नेम भी कहते हैं। सो फॉर्मली इसको हमने रीड नहीं किया था, इसकी रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं हम। A cell is the area where a row and a column meet. सेल क्या है? एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी एक रो और एक जो हम कॉलम सिलेक्ट करते हैं वो आके मीट करते हैं। जिस तरह से साइड पे आपके पास ये स्क्रीनशॉट है, इसके अंदर अगर आप देखें तो उन्होंने सी कॉलम और साइड से 5th रो को चूज़ की है। अब सी कॉलम डाउनवर्ड आते हुए 5th ब्लॉक में जहाँ पे रुकेगा 5th वाली रो के सामने, वो होगा हमारा सेल। ये जो ब्लॉक बनाएगी फिर सेल इसको हम कहेंगे। द सेल बिकम्स एक्टिव सेल व्हेन वी क्लिक ऑन इट। सेल एक्टिव सेल बन जाता है जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जिस तरह के हमने अपने डेमो में देखा था, जिस भी सेल के ऊपर हम क्लिक कर रहे थे वो हमारा एक्टिव सेल आ रहा था, विच मीन्स कि हम इस सेल के अंदर काम कर रहे हैं। वी एंटर डाटा इन द एक्टिव सेल, और हम उस एक्टिव सेल के अंदर अपना डाटा एंटर करते हैं, नंबर्स हों या टेक्स्ट हो, जो भी चीज़ हमने एंटर करनी हो। एन एक्टिव सेल हैज़ अ हाईलाइटेड सेल बाउंड्री कॉल्ड अ सेल पॉइंटर। जो एक्टिव सेल होता है उसके बारे में क्या यहाँ पे है कि इसकी हाईलाइटेड सेल बाउंड्री होती है, यानी कि जिस तरह से ये C5 इन्होंने सेल को इस तरह बाउंड्री से हाईलाइट कर दिया है। सो ये जो बाउंड्री है इसको हम क्या कहेंगे? सेल पॉइंटर। वी रेफर टू अ सेल बाय इट्स सेल एड्रेस, और हम सेल के बारे में किस तरह से किसी को बताते हैं? इसके सेल एड्रेस से। सेल का नाम जो होता है वही इसका सेल एड्रेस होता है। द सेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ कॉलम लेटर एंड द रो नंबर। ये है आपके पास यहाँ पे नेम बार, या फिर इसको हम सेल नेम भी कहते हैं। सो इसमें क्या लिखा हुआ है? C5। C इसका कॉलम है और 5 इसका रो नंबर है। सो इसका मतलब है कि जो सेल एड्रेस है वो किस पे कंसिस्ट करता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? कॉलम का नंबर, कॉलम का लेटर और रो का नंबर। So when we write the cell address, we must always specify the column first and then the row. यहाँ पे भी उन्होंने जब सेल एड्रेस लिखा हुआ है तो इन्होंने पहले किसके बारे में बताया हुआ है? कॉलम के बारे में, कि कॉलम हमारा C है, और फिर हम बताते हैं कि रो हमारी कौन सी है, जो कि 5th थी, तो हमने इसको लिखा C5। 5C नहीं लिखा, हमने लिखा C5 बिकॉज कॉलम बिकम्स फर्स्ट, कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स द रो। इसके बाद है द एड्रेस बॉक्स डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ द सिलेक्टेड सेल। एड्रेस सेल हमारा एड्रेस बॉक्स कौन सा है जिसको मैंने यहाँ पे रेड से टिक किया हुआ है? ये हमारा एड्रेस बॉक्स है जो कि डिस्प्ले क्या करता है? एड्रेस डिस्प्ले करता है सिलेक्टेड सेल का। अगर मैंने यहाँ पे D3 को डिस्प्ले हाईलाइट किया होता लाइक दिस, तो आपके पास जो यहाँ पे सेल एड्रेस है वो D3 आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उन्होंने स्क्रीनशॉट में C5 को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे वो C5 को डिस्प्ले कर रहा है। देन कम्स इन द स्क्रीनशॉट कॉलम C एंड रो 5 मीट एट द सेल एड्रेस C5। वही बात जो अभी तक हम करते आ रहे हैं कि इस स्क्रीनशॉट के अंदर क्या है? इस स्क्रीनशॉट के अंदर C कॉलम और 5th रो जो है वो जहाँ पे मीट कर रहे हैं उस सेल का नाम है C5, यानी कि उसका सेल एड्रेस है C5। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक एक्टिविटी है इसी पेज पे, ड्रॉ एन एक्टिव सेल एंड राइट डाउन इट्स सेल एड्रेस इन द एड्रेस बॉक्स। अब यहाँ पे इसका मैंने आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, एक प्रॉपर एक्सेल शीट का। इसके अंदर हम अपनी मर्जी का कोई सा भी सेल चूज़ कर सकते हैं और उसको हाईलाइट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने जो चूज़ किया वो है D6। ऑलराइट, सो आपकी मर्जी है, आप अपने इस स्क्रीनशॉट में कौन सा एड्रेस चूज़ करते हैं, कौन सा सेल चूज़ करते हैं, उसको आपने इसी तरह से हाईलाइट करना है, यानी कि उसकी एक बाउंड्री बनानी है किसी भी सेल की। एंड देन आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो आपके पास इसके एड्रेस बॉक्स है, यहाँ पे आपने इसका एड्रेस लिख देना है। एड्रेस किस तरह से लिखेंगे? पहले आएगा आपके पास कॉलम कौन सा है एंड देन आप लिखेंगे कि रो नंबर कौन सा है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है D6 एज यू कैन सी। ऑलराइट, सो इसी से आपकी एक्टिविटी है, आपने कोई भी यहाँ पे सेल चूज करना है, उसकी बाउंड्री बनानी है एंड देन उसका एड्रेस लिख देना है, यानी सेल नेम लिख देना है।
then move on to page number 47. पेज नंबर 47 पे a range refers to a group of cells. अब पहले हम सिर्फ एक इंडिविजुअल सेल की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम मल्टीपल सेल्स की बात कर रहे हैं कि अगर सेल एक से ज़्यादा हो, पूरा इनका एक ग्रुप या क्लस्टर हो एक साथ, तो जब बहुत ज़्यादा सेल का हम एक इकट्ठा ग्रुप बना देते हैं तो इसको हम कहते हैं रेंज. We can identify a range of cells by specifying the cell address of the first cell and the last cell. हम क्या करते हैं रेंज बनाने के लिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा फर्स्ट सेल कौन सा होगा. जैसे कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट में उन्होंने क्या किया हुआ है, फर्स्ट जो सेल है वो चूज किया उन्होंने A1, ये था फर्स्ट सेल का एड्रेस, एंड देन कम्स द लास्ट सेल. तो यहाँ पे रेंज के अंदर लास्ट सेल कौन सा है, इनके पास है यहाँ पे D4, क्योंकि ये D वाले कॉलम में रो 4 में लाई कर है, ये आपका लास्ट वाला सेल है. So if the range is that of a rectangular block where the first cell is cell A1 and the last cell is cell D4, the range is A1 colon D4. यहाँ पे बेसिकली उन्होंने बताया ये है कि आप रेंज का एड्रेस कैसे लिखते हैं. उन्होंने कहा है कि अगर रेंज जो है उसमें रेक्टेंगुलर ब्लॉक में जो फर्स्ट सेल है वो A1 हो, यानी कि ये वाला जिसको टिक किया हुआ है हमने, और जो लास्ट सेल है वो D4 हो जिसके गिर्द हमने रेक्टेंगल बनाया हुआ है. तो अगर ये आपके पास रेंज है तो इसका आपने एड्रेस किस तरह से लिखना है, A1 D4. ये बेसिकली इसका एड्रेस नहीं होता, ये रेंज होती है इसकी कि हमने A4 से D4 A1 से D4 तक हमने इस सिलेक्शन की है. यहाँ पे जो आपके पास नेम बॉक्स है उसके अंदर आपका वही लिखा आएगा सेल एड्रेस जो आपका फर्स्ट वाला सेल होगा. जैसे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला सेल था A1, तो आप एज यू कैन सी आपके स्क्रीनशॉट में कि यहाँ पे जो सेल एड्रेस लिखा हुआ है वो A1 का लिखा है क्योंकि स्टार्ट हमने इससे लिया था, बट रेंज आपकी यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है कि इसकी रेंज क्या है. ऑलराइट, इसी पेज आपके पास एक एक्टिविटी है, यहाँ पे आपने करना ये है, हाईलाइट द रेंज A1 to F7 ऑन द स्प्रेडशीट बिलो. यहाँ पे जो आपके पास स्प्रेडशीट है यहाँ पे आपने A1 से लेके F7 तक एक रेंज ड्रॉ करनी है. वो किस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, A1 एज यू नो कि हमारे पास फर्स्ट सेल है, इसका मतलब हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, इस A1 से, फर्स्ट सेल से, एंड देन आपके पास लास्ट वाला सेल इसका कौन सा होगा, F7. सो ये है आपके पास F कॉलम, और डाउनवर्ड अगर आप आए तो ये है आपके पास F7. सो यहाँ तक आपने रेंज ड्रॉ करनी है. इसका एक डेमो देख लेते हैं हम. देखें तो यहाँ पे एक जो शीट बनी हुई है इसके अंदर हम इजीली टेबल्स बना सकते हैं. यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर्मेट एज टेबल्स, यहाँ पे जिस तरह मैंने हाईलाइट किया. सो विच मीन्स के यहाँ पे क्योंकि आपके पास कॉलम्स भी हैं और रोज भी हैं तो आप यहाँ पे इजीली एक टेबल डेवलप कर सकते हैं. सो ये हो गया इसका फर्स्ट फंक्शन. सेकेंड इज एनालाइज इट बाय मेकिंग कैलकुलेशंस. पहले हमने क्या किया, डाटा को, जो हमारे पास रॉ डाटा था उसको हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, उसको टेबल बना लिए. फिर उसके बाद अब हमें इसे एनालाइज भी कर सकते हैं. एनालाइज करें तो क्लोजली हम स्टडी कर सकते हैं कि कौन सी चीज़, लेट्स से कि अगर हमारे एक्सपेंसेस हैं तो किस चीज़ में एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे हैं, किस चीज़ में कम हो रहे हैं. सो उसके बाद हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं. हम टोटल फाइंड कर सकते हैं, एवरेज फाइंड कर सकते हैं, परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, यू नेम इट एंड यू कैन फाइंड इट. एंड प्रेजेंट द डेटा इन द बार ग्राफ एंड पाई चार्ट्स. आप अपने डेटा को बार ग्राफ की फॉर्म में भी और पाई चार्ट्स की फॉर्म में भी यहाँ पे शो कर सकते हैं. सो बार ग्राफ और पाई चार्ट्स होते क्या हैं ये देख लेते हैं. बार ग्राफ एक्चुअली आपके पास इस तरह से बार्स की फॉर्म में डाटा को शो करता है कि कौन सी चीज़ कम है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है, या आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं. और पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट एक सर्कल की फॉर्म में होता है और इसके अंदर एक छोटी छोटी लाइक एप्पल पाई की तरह इस तरह से इसके कट आउट्स होते हैं, इस तरह कुछ ये होते हैं पार्ट्स ऑफ अ पाई, और इसको हम कहते हैं पाई चार्ट. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is, can we see the entire spreadsheet when we open Microsoft Excel? Explain your answer. आपने इसमें बताना है कि जब हम Microsoft Excel ओपन करते हैं तो क्या हम पूरी इसमें स्प्रेडशीट देख सकते हैं. जब हमने देखी थी स्प्रेडशीट, उसका डेमो लिया था, तो उसके अंदर हमें उसकी कुछ स्पेसिफिक एरिया हमें नज़र आ रहा था, और फिर हमने उसको जब मूव किया था कर्सर को तो हमें पता चला था कि ये तो अनलिमिटेड है, इसमें कॉलम्स भी अनलिमिटेड है और रोज भी अनलिमिटेड है.
सो इसका आंसर देखते हैं कि आंसर है क्या। वी कैन नॉट सी द एंटायर स्प्रेडशीट। ओके, कह रहा है कि हम पूरी की पूरी स्प्रेडशीट को नहीं देख सकते when we open Microsoft Excel because it is too large to fit in the window। जब हम Microsoft Excel खोलते हैं तो हम पूरी स्प्रेडशीट नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि इट इज़ टू लार्ज, ये बहुत बड़ी है। टू फिट इन द विंडो, विंडो क्या होती है? जितना एरिया आपको नज़र आ रहा है, तो जितना एरिया नज़र आता है उसके अंदर आप पूरी की पूरी अनलिमिटेड स्प्रेडशीट को नहीं दिखा सकते। The area where we enter data called a worksheet and contains many rows and columns। जहाँ पे हम अपना डाटा एंटर करते हैं वो हमारा होता है वर्कशीट या वर्क एरिया, और उसके अंदर बहुत सी कॉलम्स और रोज होती हैं। We can only view and edit the part of the worksheet that can be seen in the window। So हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट देख सकते हैं वर्कशीट का जहाँ पे जो हमें विंडो के अंदर नज़र आ रहा है। हम देख भी उसी को सकते हैं, काम भी उसी पे कर सकते हैं, और फर्दर एडिटिंग भी उसी की कर सकते हैं जो हमें सिर्फ नज़र आ रहा है। जब तक हम अपने कर्सर को मूव नहीं करेंगे तो हम बाकी काम को एडिट नहीं कर सकते। सो दिस वॉज सो फार ऑल अबाउट टुडे। आपका काम आज हमने 2 पेजेस को रीड किया है, 2 एक्टिविटीज़ की हैं और 2 क्वेश्चंस किए हैं। सो फार वी हैव डन दिस एंड थैंक यू।